नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था। ये मॉडर्न हिस्ट्री का हम सीरीज स्टार्ट हमने की है और मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे सवाल हम सोल्व करना है उसको हम देख रहे हैं। और बहुत आसान है। अगर आप पिछले साल के पीवाईक्यू को आप पढ़ेंगे, सोल्व करेंगे तो एग्ज़ाम में आप इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर आप ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में क्या अप्रोच रखनी चाहिए क्वेश्चन को लेकर, तो उसको आप सीख जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हम 40 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके थे। देखिए चैप्टर क्या है कि स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। जब ब्रिटिश भारत में आए तो सबसे पहले कर्नाटक का वॉर हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया ब्रिटिशों ने, तो कर्नाटक वॉर में फ्रांसीसी को तो हमने भगा दिया था अंग्रेज़ों ने। तो फिर इन्होंने बंगाल को जीता। फिर इन्होंने मैसूर, पंजाब, अवध, सिंध और इन सब क्षेत्रों को इन्होंने क्या काम किया, अपने राज्य में मिलाया ब्रिटिश क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। अवध को हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 41 है। तो सफदर जंग के पश्चात निम्न में से कौन अवध के नवाब बने? तो सफदर जंग के बाद सुजाउदौला। तो इसका जो राइट आंसर है बी सुजाउदौला है। तो आपको पता होना चाहिए अवध जो एक प्रांत के रूप में या एक क्षेत्र के रूप में 1722 में इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। तो सादत खान ने इसकी स्थापना की थी। सादत खान, जिसको बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो 1722 में अवध प्रांत की स्थापना की थी। और सादत खान की मृत्यु जब 1739 में हो गई थी, तब इनके भतीजे जो थे सफदरजंग गद्दी पे बैठे थे। और सफदरजंग का ही जो बेटा है सुजाउदौला, ठीक है, तो सुजाउदौला फिर गद्दी पे बैठा सफदरजंग की मृत्यु के बाद। सुजाउदौला जिसने 1764 का बक्सर का युद्ध लड़ा। ठीक है, तो सुजाउदौला था, उसमें मीर कासिम था और आपका साहलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे। क्योंकि साहलम द्वितीय ने क्या काम कर रखा था, सुजाउदौला के पास अवध में शरण ले रखी थी। तो ये आपने फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए 1754 में सफदरजंग की मौत के बाद ही सुजाउदौला को फैजाबाद की नवाबी मिली। वह पीढ़ी का तीसरा नवाब था जो फैजाबाद रहा। इसके बाद के नवाबों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। तो ये सवाल भी पूछता है कि फैजाबाद के बाद जो राजधानी चेंज की ये किसने की, और फैजाबाद के बाद जो राजधानी थी अवध की वो कौन सी थी, तो लखनऊ थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, लखनऊ। सुजाउदौला सही मायनों में पहला नवाब था जिसने नवाबी तहजीब को साकार किया। तो इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 42 आप पढ़ेंगे। तो निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो प्रथम राजधानी आपको पता है कि फैजाबाद थी। फिर फैजाबाद के बाद लखनऊ हम ले आए थे राजधानी को। ठीक है, और कौन लेकर आया था? आसफ दौल्ला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फैजाबाद है। प्रथम राजधानी फैजाबाद थी और दूसरी राजधानी थी लखनऊ। देखिए एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़नी है इसकी। ये केवल पीसेस द्वारा कराए गए पेपर है, ये घटना चक्र नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि पीसेस द्वारा कराए गए पेपर ही एग्जाम में बार बार वो रिपीट करता है। तो फैजाबाद अवध के नवाबों की पहली राजधानी थी। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खान ने की थी, जो बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाने जाते हैं। यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ईरानी गुट के नेता थे। ये ध्यान रखना है। सादत खान के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। इसे मुगल बादशाह अहमद शाह ने मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। तो सफदरजंग को वजीर नियुक्त किया था किसने? अहमद शाह ने। देखिए ये ध्यान रखना है, जब आप पढ़ेंगे 1764 का बक्सर का युद्ध, वहाँ पर एक बात निकल के आती है कि साहलम द्वितीय अवध के नवाब के पास राजनीतिक शरण लिए हुए था, है ना। तो वो क्यों लिए हुए था ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात इसमें है ना कि अवध के नवाब ने ही उसे शरण क्यों दी। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस हम करेंगे। तो आप गूगल भी सर्च कर सकते थे ना, बल्कि हम आगे इसको सर्च करेंगे जब मतलब आगे हम इसको पढ़ेंगे तब मैं इसको बताऊंगा।
तो वजीर को पद को लेकर इनमें झगड़ा था। तो 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसफदौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। तो उसका राइट आंसर आपने देखा फैजाबाद है। देखिए अगला सवाल है, अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़े और नीचे दिए कूट से उनका सही कालक्रम हमें लगाना है। तो आउटरम रिपोर्ट है। आउटरम रिपोर्ट किससे संबंधित है? अवध से ही संबंधित है। 1856 में अवध का विलय कर लिया था कि वहाँ पर प्रशासन सही नहीं हो रहा है। तो थर्ड तो आपको पता है। देखिए पहला पढ़ेंगे नैरेटिव ऑफ द जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान और जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 से 50। तो इसका जो कालक्रम है वो पहले एक आएगा, फिर दो, फिर तीन। ठीक है, क्योंकि 1848 में आपकी ये पुस्तक लिखी गई फर्स्ट वाली, और आपकी 1849 में आपकी सेकंड वाली पुस्तक लिखी गई। ठीक है, तो एक दो। और आउटरम रिपोर्ट 1856 में अवध का विलय इन्होंने कर लिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, कुशासन का आरोप लगा के। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है अंग्रेजों के लिए दुधारू गायें थी? यानी कि अवध था, अवध, क्योंकि एक बफर स्टेट था। तो आप पढ़ेंगे इसमें मैसूर है, मराठा का राज्य है, अवध है, हैदराबाद है। तो इसका राइट आंसर है अवध है। भारतीय राज्य अवध अंग्रेजों के लिए दुधारू गायें था। यह अंग्रेजों को बफर स्टेट था, जिसका अंग्रेजों ने जैसा चाहा दोहन किया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में अवध एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, तो 1719 से 48, 1722 में सादत खान ने अवध साम्राज्य की स्थापना की। तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। तो ये भी आप फैक्ट ध्यान रख सकते हैं। इसका राइट आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो आपको पता है वजीर के पद पर नियुक्त किया था, और इस वजीर के पद को लेकर लड़ाई थी, जो मैं अभी बता रहा था आपको। वजीर का पद सफदरजंग को मिला, तो एक इमाद उल दौला एक व्यक्ति था वहाँ पे, तो उसकी वजह से सफदरजंग को सम्राट ने वहाँ के बर्खास्त कर दिया। जब बर्खास्त कर दिया तो इमाद उल दौला को वजीर नियुक्त कर दिया। तो इमाद उल दौला से खतरा किसे था? शाह आलम द्वितीय को। तो शाह आलम द्वितीय ने इसलिए राजनीतिक शरण वहाँ पर अवध के नवाब के पास ले रखी थी, क्योंकि उसे खतरा किससे था? अपने वजीर से खतरा था। क्यों? शाह आलम द्वितीय के पिता की जो हत्या थी इमाद उल दौला ने कर दी थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर सी है। हम आगे इसको भी पढ़ते रहेंगे। देखिए 1748 ईस्वी में सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। अब देखिए मैसूर राज्य है यहाँ पे, इसके बारे में पढ़ते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान, दो शासक के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडुगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने की थी। इसका राइट आंसर बी है। और हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। इनके बचपन का नाम हैदर नाइक था। हैदर अली के समय ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। देखिए जितने भी युद्ध हुए हैं, जैसे कर्नाटक वॉर हुआ, इन सबको आपको अच्छे से मेमोराइज करना है, क्योंकि इनमें क्रम से लगाने के लिए पूछता है। फिर मैसूर युद्ध हुआ, बंगाल प्लासी युद्ध, तो ये सब पूछता है। हैदर अली को आंशिक सफलता इसमें मिली। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य हुआ, जिसमें हैदर अली की मृत्यु की थी। और 1755 ईस्वी में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल तमिलनाडु में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो बेलूर, श्रीरंगपट्टम, द्वार समुद्र या श्रीरंगम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो राइट आंसर होगा डी। देखिए एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा था। इसने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई। यह कुशल प्रशासक एवं सेनापति था। इसने आधुनिक कैलेंडर पद्धति को लागू किया, सिक्का ढलाई की नई तकनीक अपनाई तथा नाप तोल के आधुनिक पैमाने अपनाए। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया था। तो ये बात ध्यान रखने की, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। और वो अपने आप को जैकोबिन क्लब का सदस्य मानता था। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब फ्रांसीसी क्लब था। तो ये आपने देखा 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए
टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो गई थी श्रीरंगपट्टनम में। तो उसका राइट आंसर आपने देखा, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 है। प्रथम एंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ। आपको लगाने कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो हैदर अली कहाँ पराजित हुआ था पहले में। दूसरा पढ़ेंगे आप, द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। ठीक है, ये भी गलत है, बी। तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। देखिए सी भी आपका गलत है। चतुर्थ एंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। तो ये चौथा स्टेटमेंट आपका ठीक है। जो आपका चतुर्थ एंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और टीपू हार गया था। तो राइट आंसर है डी। आगे देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन हम पहले पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से सवाल आपके बहुत सारे बनते हैं। तो चतुर्थ एंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली और टीपू सुल्तान के मध्य 1799 में लड़ा गया था, जिसमें टीपू की पराजय हुई और वह श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर लड़ता हुआ मारा गया। प्रथम एंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ, जिसमें 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली की शर्तों पर अंग्रेजों को व्यवस्था में मद्रास की संधि करनी पड़ी। ठीक है, तो 1769 में एक संधि हुई, मद्रास की संधि, जो हैदर अली की शर्तों पर हुई, यानी कि हैदर अली इसमें नहीं हारा था। द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 80 के मध्य लड़ा गया। इस दौरान पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था 1781 में, जिसमें हैदर अली पराजित हुआ था। पोर्टोनोवा का युद्ध कई बार पूछा है, ध्यान रखना। 1781 में हैदर अली पराजित हुआ और 1782 में उसकी मृत्यु हो गई। वर्ष 1784 में हैदर अली के पुत्र टीपू ने अंग्रेजों से मंगलौर की संधि कर ली। 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी, ये ध्यान रखना है। फिर तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792। ठीक, और फिर चौथा जो आपका मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो ये तथ्य आपको ध्यान इतना रखना है। अगला सवाल है हम क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? 4 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सा ठीक नहीं है। पहला, उसने फ्रांस, तुर्की तथा पर्शिया में कूटनीतिज्ञ भेजे थे, तो ये बात ठीक है आपकी। उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे, बी भी ठीक है। उसके दरबार में कुछ दुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे, सी भी आपका ठीक है। उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी, तो डी आपका गलत है। उसने सामुद्रिक सेना भी बनाई थी। अंग्रेजी शक्ति को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने जल सेना का भी गठन किया था। वर्ष 1796 में उसने नौसेना बेड़ा, नौसेना बोर्ड का गठन किया और मंगलोर, वाजिदाबाद में सब ये घाट बनाए। मैसूर की जल सेना को कुशल बनाने के लिए फ्रांसीसी जल सेना के एक लेफ्टिनेंट रिपो को अपनी नौकरी में भी नियुक्त किया। तो ये जो मैसूर के शासक थे हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये फ्रांसीसियों से बहुत सहयोग करते थे। इसी सहयोग की वजह से अंग्रेज इनसे बहुत परेशान थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के तर्ज पर या पश्चिमी तर्ज पर इन्होंने अपने शस्त्रगाराओं की स्थापना की, प्रशिक्षण दिया अपनी सेनाओं को। तो फ्रांसीसियों से बहुत निकट का संबंध ये रखते थे। हैदर टीपू सुल्तान दावा करता था कि वो एक फ्रांसीसी नागरिक है और जैकोबिन का सदस्य है वो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। मतलब जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 ईस्वी में, तो उसमें हैदर अली के 2 पुत्रों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया था, जिसमें कहा था कि आप पहले पैसे देंगे, हम तभी अब तुम्हारे पुत्रों को छोड़ेंगे। लेकिन जो फतेह हैदर था उसको बंधक नहीं बनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, फतेह हैदर। पढ़ेंगे आप, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ आपका? 1790 से 1792। ठीक, विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 ईस्वी में हुई थी। किन के मध्य हुई ये पूछता है, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई। इसके अनुसार उसे अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को और उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 डिंडुगल तथा मालाबार मिला तथा मराठों को तुंगभद्रा
नदी के उत्तर का भाग मिला और निजाम को पेन्नौर तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। जब एक टीपू रुपया अदा नहीं करता, मतलब जब तक टीपू कोई भी रुपया अदा नहीं करता, तो उनके 2 पुत्रों को अंग्रेजों की कैद में रहना था। तो 2 पुत्र कौन से थे? अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन। फतेह हैदर को बंधक के रूप में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। और एक स्टेटमेंट कॉर्नवालिस ने कहा था कि हम अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगो बना दिया, लेकिन अपने साथी यानी अपने मित्रों को मजबूत नहीं होने दिया, मतलब अपने मित्रों को शक्तिशाली नहीं बनने दिया, लेकिन हमने अपने जो शत्रु है उसको परास्त कर दिया। तो ये स्टेटमेंट कई बार पूछता है, इसको ध्यान रखना कि किस के संबंध में कॉर्नवालिस ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ये स्टेटमेंट है, ऐसे स्टेटमेंट में के सवाल पूछ लेता है कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों में है, यह कथन संबंधित है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कहा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका। देखिए ये सवाल एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि क्रम से लगाओ, यहाँ सारी युद्ध दे देंगे फर्स्ट में और संधि दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, तो आपसे पूछेंगे देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए, कई बार मैं बता चुका हूँ, 1746 से 1748 के बीच। ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था आपका? 1749 से 1754 के बीच। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1758 से 1763 के बीच। तो ये सब कर्नाटक वॉर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, फिर मैसूर के बाद आंगल सिख हुआ, सिंध का विजय, पंजाब, ये सब जितने भी युद्ध हुए हैं उन सबको आप क्रम से आपको याद करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ। एक्स ला सैपेल की संधि से उसका अंत हुआ। तो फर्स्ट का ए, ये तो ठीक है। इसमें पूछा कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है। दूसरा द्वितीय कर्नाटक युद्ध, पांडिचेरी की संधि हुई थी, ये भी ठीक है आपका। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है। अगला है आपका डी, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, 1792 ईस्वी में। ठीक है। तो तीसरे अंगल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो राइट आंसर आपका होगा डी। तो ये आपका गलत है, द्वितीय में नहीं तृतीय। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि हुई थी 1780 से 84 तक। मंगलोर द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध चला और मंगलोर की संधि 1780 से 84। तो ये कुछ डेटा है, ये याद करना है। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84। मंगलोर की संधि हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से 48। एक्स ला सैपेल की संधि से इसका अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में। पांडुचेरी की संधि 1755 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 में। और 1763 में पेरिस की संधि हुई, ये ध्यान रखना। और वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त किया और फ्रांसीसी हार गए थे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी क्या ध्यान रखना कि प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कर्नाटक और हैदराबाद के मतलब उत्तराधिकारी का प्रश्न का मामला था। तृतीय कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध था। इस वजह से मतलब भारत में फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ रहे थे। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका है पंजाब राज्य है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था? पर्दा प्रथा पर, बाल विवाह पर, सती प्रथा, जाति व्यवस्था पर। तो उसका राइट आंसर है सी, जाति व्यवस्था पर। अगला सवाल है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपको पता होना चाहिए कि लाहौर थी। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है सी। देखिए एक्सप्लेनेशन आपको पढ़नी है कि सिखों के, ये पूछता है एग्जाम में कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकर चकिया। तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। और पंजाब से लाहौर तक इनका साम्राज्य था। महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, ये ध्यान रखना है। और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1845-46 में प्रथम अंगल सिख युद्ध हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। रणजीत सिंह की जब मृत्यु हुई थी 1845-46 में,
तब प्रथम अंगल सिख युद्ध हुआ। द्वितीय अंगल सिख युद्ध कब हुआ? 1848 और 49 में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 55। सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रथम सिंह सभा प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो इसका राइट आंसर है अमृतसर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर है, महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किए थे? यानी कि महाराजा दिलीप सिंह जो थे अंतिम सिख राजा थे, तो इन्होंने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय संबंधित कागजों पर कब सिग्नेचर किए थे? तो 29 मार्च 1849। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ था? तो ये ध्यान रखना है, सांसूजा से। इसका राइट आंसर है डी। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए कोहिनूर हीरे की खोज भारत के तेलंगाना राज्य के गोलकुंडे खदानों से हुई थी, क्योंकि कोहिनूर हीरा बहुत चर्चाओं में रहता। वर्तमान में महारानी विक्टोरिया यानी कि ब्रिटेन में ये है। तो विभिन्न राजवंशों से होते हुए यह वर्तमान समय में ब्रिटेन की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। 1739 में नादिर शाह ने यह हीरा मोहम्मद शाह पर आक्रमण के दौरान लूट लिया था। नादिर शाह की मृत्यु के बाद इस पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो गया था। अहमद शाह अब्दाली कौन था? अफगानिस्तान का शासक था। उसके बाद उसके पुत्र शाह सूजा को प्राप्त हुआ। 1809 ईस्वी के लगभग शाह सूजा ने महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया। 30 मार्च 1849 को गुजरात युद्ध में सिख शासक दिलीप सिंह पराजित हो गए थे। उसी समय डलहौजी ने यह हीरा ब्रिटेन की महारानी को भेंट में दिया था, और तब से यह 3 टुकड़ों में विभाजित है। प्रथम टुकड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में है, द्वितीय तृतीय ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में विद्यमान है। तो उसका राइट आंसर है शाह सूजा। तो ये कुछ फैक्ट था प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 58 है। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो महाराजा रणजीत सिंह ने यह बात कही थी। इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो आपको पता होना चाहिए कि श्रीनगर सम्मिलित था। ठीक है, तो रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। उनका राज्य 4 प्रांतों कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर में विभाजित था। ये सूबे कहलाते थे। तो ये 4 नाम ध्यान रखना है, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर। तो डी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दलीप सिंह। कई बार पूछा है, तो राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो दीनानाथ थे। तो राइट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? तो गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुच्चा सिंह। तो उसका राइट आंसर है डी। ठीक है, जहाँ मुझे लगेगा कि वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से बतानी चाहिए या फोकस करना चाहिए, वहाँ मैं करता हूँ। बाकी जो इतने मुझे लगता है कि इतना परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी नहीं है, तो मैं बता के आपको आगे बढ़ जाता हूँ। तो इसका राइट आंसर आपने डी देखा। देखिए आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी, वो बंगाल का युद्ध है। इसको हम देखते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नांकित में से कहाँ थी? तो मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद थी। इसका राइट आंसर है सी है। देखिए 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक बना था। ध्यान रखना 1722 में अवध प्रांत की स्थापना हो रही है, और 1717 में बंगाल को स्वतंत्र कर रहा है कौन? 1717 में मुर्शिद कुली खां। ठीक है, तो उसने बंगाल के जमींदारों के विद्रोह को दबाया, और उसने क्या काम किया कि बंगाल की राजधानी को ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद स्थापित की। 1760 ईस्वी के उपरांत मीर कासिम ने राजधानी को अंग्रेजों की पहुंच से दूर करने के लिए तथा षड्यंत्रहीन रखने के लिए राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने, 2 फैक्ट आपको ध्यान करना है। बंगाल की राजधानी ढाका से बदल के मुर्शिदाबाद कौन लेकर आया? मुर्शिद कुली खां। फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन लाया? मीर कासिम। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित
में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? राय दुर्लभ, जगत सेठ, मोहम्मद रजा खां, राजा सिताब राय और बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष, मुर्शिदाबाद का सेठ, बिहार का दीवान, बंगाल का दीवान। तो राय दुर्लभ कौन थे? बंगाल नवाब के कोषाध्यक्ष थे। तो पहला तो आपका ठीक है। जब पहला ठीक है आपका तो ए एलिमिनेट कर दीजिए, सी कर दीजिए। पूछा सही नहीं है। देखिए 3 और 4 इसमें भी है और 3 और 4 इसमें भी है, तो यानी कि 3 4 आपका गलत है। ठीक है, तो जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ था, तो सेकंड भी आपका ठीक है। 3 और 4 आपके गलत हो गए, क्योंकि मोहम्मद रजा खां इन्होंने उल्टा कर दिया। मोहम्मद रजा खां बंगाल के दीवान थे और राजा सिताब राय बिहार के दीवान थे, इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है। तो राइट आंसर आपका 3 और 4 डी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि सोचते थे कि व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ संगत नहीं हुई है। बी, मुस्लिम भावना को अनुकूल रखना चाहते थे। सी, मुगल बादशाह के प्रत्युपकार से डरते थे। डी, मीर जाफर के अत्यधिक तर्क को स्वीकार कर चुके थे। देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो उन्होंने नवाब का पद इसलिए बनाए रखा कि अंग्रेज क्या सोच रहे थे कि अभी सही समय नहीं आया कि हम प्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर शासन करें। ठीक है, तो वे सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ संगत नहीं हुई है, तो ए इसका राइट आंसर है। देखिए एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। 23 जून 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध विजय के उपरांत बंगाल पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन था, परंतु तात्कालिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण वे, जिसमें कंपनी के पास पर्याप्त प्रशासनिक तंत्र का अभाव होना जिससे वे निजामत के कार्य को कर सकें का पूर्णतः अभाव था, सीधे उत्तरदायित्व नहीं स्वीकारना चाहते थे। अतः उन्होंने मीर जाफर को अपनी कठपुतली बनाकर बंगाल की नवाबी प्रदान की और बंगाल को हर संभव तरीके से उसका शोषण किया, जिसे इतिहासकारों ने बंगाल की लूट की संज्ञा दी। अगर निजामत स्वयं लेकर शोषण करते तो जनता के प्रति स्वयं जिम्मेदार होते और बहुत संभव था कि उनको विद्रोह का सामना करना पड़ता। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सने सने नवाब के अधिकार को समाप्त करना, मतलब धीरे धीरे करके नवाबों के अधिकार को समाप्त करना। तो इसका राइट आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चोरनोक। ठीक है, तो राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 आप पढ़िए कि निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की थी, तो राइट आंसर बी है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में की थी। देखिए सब ये 1717 के आसपास ही घटना है। 1717 में बंगाल की हुई, 1722 में अवध की, 1724 में हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने की? निजाम उल मुल्क ने। तो ये सब डेटा आप ध्यान रखना है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने चिनकिलिज खां को आसफजाह व फर्रुखसियार ने खान खाना व निजाम उल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि प्रदान की। तो ये उपाधि वगैरह है, इनको इतना आपको ध्यान नहीं रखना। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया था? तो इसका राइट आंसर है कॉर्नवालिस ने। तो राइट आंसर ए है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? तो फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने। तो राइट आंसर है डी। अब क्वेश्चन नंबर 71 है, आप आराम से इसको पढ़ना है। देखिए संधि दे रखी है, एग्जाम में बहुत पूछता है और संधि लगाने के लिए पूछता है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। और इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, जो मैं हर बार आपको बताता हूँ। 12 अगस्त 1764, सॉरी 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि है तो लगाना है, तो ए का 4 है। तो ए का 4 आप देखिए, ए का 4 किस में है आपका? देखिए बी में नहीं है और डी में नहीं है, तो 2 तो एलिमिनेट हो गए। ए और सी में से आंसर है। मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। 1780 से 1784 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो 1784 में मंगलोर की संधि हुई। तो बी का है 2, बी का 2 है। बी का 2 ए में भी है और सी में भी है। ठीक है, और मद्रास की संधि 1769 में हुई थी,
तो डी का है 3, डी का 3 केवल सी में है, तो राइट आंसर होगा सी। ठीक है, तो उसका राइट आंसर सी है। तो इस डेटा को आप लिखें और याद करें। तो ये चैप्टर नंबर 2 था जो आपने देखा। कल वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 3 की करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपको मुझे बताना कि किस किस टॉपिक पर आपको और वीडियो चाहिए। बाकी मैं जो हिस्ट्री के जितने भी पोर्शन आपका एशियंट हिस्ट्री हो, चाहे चाहे मीडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, मैं सब इसको कंप्लीट कराने वाला हूँ, पॉलिटी वगैरह सब। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।